आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विकास चौधरी 2.0 पर स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम कलाम कोचिंग का रीट लेवल 2 का जो 27 तारीख को जो एग्ज़ाम लगा है उसके बारे में हम बातें करने वाले हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम पूरे पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको इस पेपर की PDF चाहिए या किसी भी प्रकार के नोट्स चाहिए तो आप मेरे से टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे मैं और कोचिंग के जितने भी लगते हैं उनके भी मैं आपके लिए टेस्ट है वो लेकर आऊँ। तो देखिए, आज हम बात कर लेते हैं, पहले प्रश्न से शुरुआत कर लेते हैं। देखिए 27 को आज एग्जाम लगा था, उसमें पहला प्रश्न क्या था। देखिए इसमें दे रखा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दे रखे हैं अनुसंधान केंद्र और दूसरे में दे रखे हैं स्थान। तो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ स्थित है, ये हमें पूछा गया है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो देखिए चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। और इसबगोल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर स्थित है। ज्वार अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, उदयपुर के अंदर स्थित है। और चारा बीज उत्पादन फार्म कहाँ पर स्थित है, जैसलमेर के अंदर स्थित है। तो कौन से वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 नंबर वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी किया करो। आपको और सब्जेक्ट के जिनके भी आपको वीडियो चाहिए वो भी मैं आपको उपलब्ध करूँगा। बारी बारी से सभी विषयों के हम पेपर है वो सॉल्यूशन करने वाले। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें आपको कैसा लगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा काजरी क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र नहीं है। तो काजरी, निम्न में से कौन सा काजरी का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है वो नहीं है। तो देखिए पाली के अंदर, भुज के अंदर, लद्दाख के अंदर और बाड़मेर के अंदर। तो कौन सी जगह पर जो काजरी का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है वो स्थित नहीं है, तो कहाँ पर स्थित नहीं है, बाड़मेर के अंदर स्थित नहीं है। 3 नंबर क्वेश्चन आता है अपना, राष्ट्रीय उष्ट उर्ष्ट अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। शुरुआत में यह उर्ष्ट परियोजना निदेशालय के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे वर्ष में क्रमोन्नत कर राष्ट्रीय उर्ष्ट अनुसंधान केंद्र बनाया गया। तो उर्ष्ट अनुसंधान केंद्र कब बनाया गया, तो बीकानेर के अंदर, जोड़बीड़ बीकानेर में उसको उर्ष्ट अनुसंधान केंद्र है वो कब क्रमोन्नत किया गया, ये हमें बताना है। तो 1984, 95, 99 और 2001। तो कब किया गया, 1995 के अंदर किया गया। उसके बाद में मैं बात करूं 4 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि पिलानी में स्थित केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान निम्न में से किसका संघटक है। तो देखिए पिलानी में जो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान है वो इसमें से बताना है कि कौन से वाले का घटक है। तो ICAR का, CSIR का, IISC का, NISER का। तो इन 4 में से आपको बताना है कि कौन से वाले का घटक है। तो कौन से वाले का है, CSIR का। उसके बाद में देखो मैं बात कर लेता हूँ आगे भी, क्वेश्चन 4 नंबर है ना। देखो क्रम में इसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंज मिल सकता है, आपको क्वेश्चन आगे मिल जाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से चंबल नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी कौन सी है। तो चंबल नदी के जो बाएं किनारे पर है उसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, बामणी, आलनिया, कुन्नू, काली सिंध। तो कौन सी नदी है, बामणी नदी। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत राजस्थान की कौन सी झील शामिल नहीं है। तो राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत राजस्थान की कौन सी झील है वो शामिल नहीं है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया। ऑप्शन दे रखे हैं फतेह सागर, जैसमंद, पिछोला और अन्ना सागर। तो कौन सी झील नहीं है, राष्ट्रीय जल संरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल कौन सी झील नहीं है। तो कौन सी नहीं है, जैसमंद झील नहीं है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है फतेह सागर झील कहाँ पर है, पिछोला झील कहाँ पर है और अन्ना सागर झील कहाँ पर है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सी राजस्थान के जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है। तो राजस्थान में जो जल संरक्षण करने की जो परंपरागत विधि है उनमें से इन 4 ऑप्शन में से कौन सा नहीं है। तो देखिए नेड़ा, नाड़ी, टांका और नाड़ी। तो देखिए नेड़ा तो होता है, नाड़ी भी आती है, टांका भी होता है, लेकिन नाड़ी है वो परंपरागत जल संरक्षण करने की विधि नहीं है राजस्थान में। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया हमें, मिश्रित लाल व काली मिट्टी की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है। तो मिश्रित लाल व काली मिट्टी की विशेषता इनमें से कोई नहीं है, ये पूछा। इसमें चूना, पत्थर, नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी पाई जाती है। तो सिर्फ मिश्रित लाल व काली मिट्टी में पाई जाती है, ये बात तो सही है। उसके बाद में यह डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, भिलवाड़ा जिलों में पाई जाती है, ये भी बात सही है। यह कपास, गन्ना व मक्का के लिए उपयुक्त है, ये भी बात सही है। लेकिन इसमें कण मोटे होते हैं, ये बात है सही नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। आगे हम बात करें 14 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें दे रखा है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर अपवा तंत्र का हिस्सा है। तो 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि अरब सागर का अपवा तंत्र का हिस्सा कौन सी नदी है, गुइया, बेड़च, बाणगंगा और रूपारेल। तो इसमें से कौन सी नदी अरब सागर तंत्र का हिस्सा है। तो कौन सी नदी है, गुइया नदी है। और ये गुइया नदी कौन से जिलों में प्रवाहित होती है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। 15 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी
अपवाह तंत्र विस्तृत है, तो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी अपवाह तंत्र है वो विस्तृत है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आंतरिक अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र, अरब सागरीय अपवाह तंत्र और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें, आंतरिक अपवाह तंत्र। अब देखिए जो 5 नंबर क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन रह गए थे ना बीच में, सीधा 10 पे चले गए थे। तो 5 नंबर है, देखो राज्य में निम्न में से किन स्थानों पर पशुधन अनुसंधान स्टेशन स्थित है। तो हमें पूछा गया है राजस्थान राज्य के अंदर कौन कौन से स्थानों पर पशुधन स्टेशन है वो स्थित है। तो ये पूछा गया है। तो नौर में, कोडमदेसर में, मंडोर में, बोजुंदा में, तो कौन कौन से पर स्थित है ये हमें बताना है। तो देखिए नौर में पशुधन अनुसंधान स्टेशन स्थित है, कोडंगदेसर में भी है और बोजुंदा में भी है, लेकिन मंडोर में है वो नहीं है पशुधन स्टेशन। तो कौन से वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 नंबर वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि अवनी लेखेरा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। तो अवनी लेखेरा के संबंध में हमें असत्य कथन है वो देखना है। ये पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी अवनी लखेरा का संबंध जयपुर से है। तो अवनी लखेरा का संबंध कहाँ से, जयपुर से है। क्या सही बात है क्या। इन्हें वर्ष 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया, क्या ये बात सही है। तो देखिए 2 नंबर वाला तो सही है, 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित है वो अवनी लखेरा को किया गया था। और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी अवनी लखेरा का संबंध जयपुर से, ये वाली बात है वो गलत है, 1 नंबर वाली। तो हमें यही बताना था, तो कौन सी गलत हो जाएगी, 1 नंबर। उसके बाद हमें दे रखा है कि राजस्थान के एकमात्र खिलाड़ी जिन्हें राजस्थान राज्य खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजस्थान के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी जिन्हें राजस्थान राज्य खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। तो कौन से को किया गया, देवेंद्र झाड़जरिया, लिम्बाराम, डॉक्टर करणी सिंह या गोपाल सैनी। तो कौन से खिलाड़ी हैं इनमें से, लिम्बाराम, जिनको राज्य खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 8 नंबर क्वेश्चन आता है, भारत के प्रथम पैरा एथलीट जिन्हें पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण व 1 रजत पदक जीता। भारत के प्रथम पैरा एथलीट जिन्होंने पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण व 1 रजत पदक जीता है वो कौन से खिलाड़ी हैं। तो कौन से हैं इनमें से, सुंदर गुजर सिंह, संदीप सिंह मान, देवेंद्र झाझड़िया, मंजू बाला। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा, देवेंद्र झाझड़िया। आगे वाला 9 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है कि असुमेलित का चयन कीजिए। तो अर्जुन लाल जाट का संबंध क्या रेस व खेल से है क्या। अर्जुन लाल जाट क्या है, खिलाड़ी है एक, और उनका संबंध रेस वॉक से है क्या। दिव्यांश सिंह पावर का संबंध शूटिंग से है क्या, ये तो सही बात है। श्याम सुंदर स्वामी का संबंध पैरा तीरंदाजी से है, ये भी बात सही है। और अभिनव शर्मा का संबंध बैडमिंटन से है, तो ये भी बात है सही है। तो इसमें से गलत कौन सा हो जाएगा, अर्जुन लाल जाट का संबंध रेस वॉक से नहीं है। तो अर्जुन लाल जाट का संबंध किस खेल से संबंधित है ये कमेंट करके जरूर बताएं। अब आ गया 16 नंबर, हमने 15 तक कर लिए थे ना। तो देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसमें एक तो स्थान दे रखे हैं और दूसरी तरफ क्या दे रखे हैं, झीलें दे रखी है। तो कोलायत झील, कोवाद झील, स्वरूप सागर झील और कायलाना झील, ये हमें पूछा है प्रश्न में। तो कोलायत झील कहाँ पर है, आप सबको पता है कोलायत झील कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर है। तो देखिए ये ऑप्शन कट जाएगा, ये वाला ऑप्शन भी कट जाएगा, इसमें से ऑप्शन बचे अब 2। दूसरे में दे रखा, देखो इसमें 1-1 नंबर पे दे रखा, आप ऑप्शन काटना भी देखो, इससे सब क्वेश्चन बहुत सारे सही होते हैं। अगर एग्जाम में बैठे और सम्मिलित करने के क्वेश्चन आ रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से जरूर काटा करो। देखो कोलायत झील हमें एक पता है बीकानेर से, ऐसे 2 ऑप्शन तो कट गए कन्फर्म रूप से, अब 2 बचे। इस 2 में देखो 2 नंबर में एक आ रहा है कि कबोद झील जैसलमेर में, ये भी स्पष्ट हो गया। अब स्वरूप सागर और कायलाना झील बचा, तो स्वरूप सागर कहाँ पर होनी चाहिए और कायलाना झील है वो कहाँ पर होनी चाहिए, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए स्वरूप सागर झील, स्वरूप सागर कहाँ पर होनी चाहिए, उदयपुर में, और कायलाना कहाँ होनी चाहिए, जोधपुर में। तो कौन से वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है हमें, राजस्थान में अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम पूछा है। राजस्थान में अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से नदियों का आरोही क्रम पूछा है। तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही होगा, तो देखिए माही, चंबल, लूणी और बनास, ये वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। निश्चित रूप से इस क्वेश्चन को याद कर लें, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कौन से वाला ऑप्शन है वो सही सुमेलित, जाखम बांध प्रतापगढ़ में सही बात है, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में सही बात है, पांचना बांध करौली में सही बात है। तो कौन सा, जुआई बांध यहाँ पर जालौर में स्थित नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जुआई बांध कहाँ पड़ता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है नहीं है, तो कोठारी नदी, बनास नदी और बेड़चनी और माही नदी दे रखा, इनके सामने इनके दिए हुए उद्गम स्थल। तो कौन से वाला ऑप्शन है वो असत्य है, जो सुमेलित नहीं है। तो देखिए कोठारी नदी का उद्गम स्थल दिवेर की पहाड़ियाँ, ये बात सही है। बेड़च नदी का उद्गम स्थल गोगुंदा की पहाड़ियाँ, सही बात है। माही नदी का अमरोह की पहाड़ियाँ, ये भी बात है सही है। लेकिन बनास नदी की जो उद्गम स्थल है वो
बिजराल की पहाड़ियाँ नहीं है, ये वाला अपना सही हो जाएगा। तो बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा स्थान है, ये कमेंट करके जरूर बताएं। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जल संरक्षण की परंपरागत विधि क्या कहलाती है। उत्तरी जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जल संरक्षण की परंपरागत विधि क्या कहलाती है। तो देखिए इस ऑप्शन के अंदर दे रखे हैं टांका, खड़ीन, कुई और बेरी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें पूछा है कि उत्तरी जैसलमेर में जो पालीवाल ब्राह्मण हैं उनकी जल संरक्षण की विधि कौन सी है। तो कौन सी है, जैसलमेर में खड़ीन। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। देखिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मैं सारे पेपर लेके आने वाला हूँ, एक एक धीरे धीरे करके ले आएंगे। सही सुमेलित हमें छांटना है, कौन से वाला सही सुमेलित है। तो देखिए इसमें से 4 नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्टिसोल जो मिट्टी है वो कोटा बूंदी 12 में पाई जाती है। 22 नंबर दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की मृदा है वो समस्या राजस्थान में देखने को नहीं मिलती। कौन सी प्रकार की मृदा समस्या राजस्थान में देखने को नहीं मिलती है। क्षारीयता मिलती है, लवणीयता भी मिलती है और सेम की समस्या भी मिलती है, लेकिन अम्लीयता की समस्या राजस्थान की मिट्टी में नहीं पाई जाती। 22 नंबर क्वेश्चन हमें 23 नंबर क्वेश्चन दे रखा है हमें कि रिखिया, ब्यावले, जम्मा, नेजा आदि किस लोक देवता से संबंधित है। तो शायद ही ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जिसको ये क्वेश्चन नहीं पता हो। रिखिया रामदेव जी के, ठीक है, और नेजा भी रामदेव जी के चढ़ाई जाती है। ब्यावले, जम्मा ये भी रामदेव जी से संबंधित है। एक तरफ दे रखे हैं हमें लोक देवता, दूसरी तरफ दे रखे हैं संबंधित स्थल और हमें छांटना है कि सही सुमेलित कौन से वाला नहीं है। तो देखिए हड़बू जी का संबंध बुंडेल गांव से है क्या, बिग्गा जी का संबंध रेडी गांव बीकानेर से है क्या, वीर कल्ला जी राठौड़ का चलकना से है क्या और मियाँ जी मांगड़िया का बापणी जोधपुर से है क्या। ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हड़बू जी का संबंध बुंडेल गांव से है और बिग्गा जी का रेडी गांव से है, सही बात है। अब देखिए वीर कल्ला जी राठौड़ का संबंध चलकना गाँव से नहीं है। मियाँ जी मांगड़िया कहाँ से है, बापणी जोधपुर से। पापूजी के संदर्भ में कौन से कथन असंगत दिए गए हैं। तो देखिए पापूजी के संबंध में हमें असत्य कथन है वो बताना है कि पापूजी की स्मृति में भाद्रपद कृष्णा नवमी को कोलुमंड फलोदी में मेला लगता है। तो क्या पापूजी की स्मृति में भाद्रपद कृष्णा नवमी को कोलुमंड फलोदी में मेला भरता है क्या, ये बात तो गलत है। तो ये पहला ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। पापूजी रायका और रेबारी जाति के पापूजी को अपना रहते देव मानते हैं, सही बात है। पापूजी की जो फड़का वाचन रावण तवाद्य अंतर के साथ किया जाता है, सही बात है। और चांदा, डेरा, हरमल आदि पापूजी के क्या थे, सहयोगी थे, जिनके बाद मारवाड़ में कितने को फेरों का प्रचलन शुरू हो गया, ये कमेंट करके जरूर बताएं। एक तरफ दे रखे हैं, ये प्रश्न तो अपना हो गया ना, नहीं हुआ। देखो एक तरफ लोक देवता दे रखे हैं और एक तरफ जन्म स्थान दे रखे हैं, तो हमें सुमेलित करना है कि लोक देवता कौन से लोक देवता का संबंध है और उनका जन्म स्थान बताना है कौन से वाला है। तो वीर फत्ता जी का संबंध कहाँ से है, संथू गांव से। देव बाबा का कौन संबंध कहाँ से, नगला जहाज से। और जुझार जी का संबंध कहाँ से है, जुझार जी का संबंध कहाँ से है, इमलोहा से। और देवनारायण जी का संबंध कहाँ से है, आसिंद गांव से। तो कौन से वाला ऑप्शन सही हो जाएगी, इसमें 1 नंबर वाला ऑप्शन है सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देख रखा है, लोक देवता तल्लीनाथ जी के गुरु कौन थे। लोक देवता तल्लीनाथ जी के गुरु का नाम पूछा है, तो तल्लीनाथ जी के गुरु कौन थे, जालंधर राव। 28 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि निम्न में से किस क्रांतिकारी ने रास बिहारी बोस के साथ मिलकर 1915 में सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई थी। तो राम बिहारी बोस के साथ मिलकर, वो कौन से क्रांतिकारी थे, उन्हें क्रांतिकारी का हमें क्या पूछा है, नाम से पूछा है। तो कौन थे, गोपाल सिंह खरवा। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा मैं, निम्नांकित राजस्थान की विभूति व उनसे संबंधित कार्य क्षेत्र में सही सुमेलित कौन सा नहीं है। एक तो राजस्थान की विभूति है और दूसरी तरफ उनके संबंधित क्षेत्र को दर्शाया गया, तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये हमसे पूछा गया। तो कौन सा नहीं है, गौरी देवी संगीत कला से संबंधित है, कोमल कोठारी लोक संस्कृति से संबंधित है, रतन शास्त्री बालिका शिक्षा से संबंधित है, लेकिन पंडित हरिनारायण शर्मा वास्तुकला से संबंधित नहीं है। तो पंडित हरिनारायण शर्मा का संबंध किस क्षेत्र से, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। 30 नंबर क्वेश्चन आता है अपना। 30 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि निम्न कथनों में से असत्य कथन कौन सा है। असत्य कथन देखना है। तो देखो अल्लाह जिला बाई को BBC लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर अवार्ड 1983 में प्रदान किया गया। क्या सही बात है क्या कि अल्लाह जिला बाई को BBC लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर अवार्ड 1983 पर, सही बात है। दामोदर दास राठी ने 1921 में ब्यावर में आर्य समाज की शाखा स्थापना की, ये भी बात सही है। लेकिन दुर्गादास राठौड़ ने अकबर के विरुद्ध राठौड़ सिसोदिया गठबंधन का गठन किया, ये वाली बात है वो गलत है। और बाल मुकुंद बैसा को राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है, ये भी बात सही है। तो असत्य कथन कौन सा है, 3 नंबर वाला। 31 नंबर क्वेश्चन आता है अपना,
कि निम्न में से किस प्रजामंडल अथवा लोक परिषद की स्थापना राजस्थान से बाहर हुई। ऐसा कौन सा प्रजामंडल है जिनकी स्थापना है वो राजस्थान से बाहर हुई। तो कौन से बड़ा, सिरोही, बीकानेर, भरतपुर, सत्यकूट पूछा, इनमें से किस किस की हुई प्रजामंडल से बाहर स्थापना कौन से वाले की हुई, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो सिरोही, बीकानेर, भरतपुर तीनों की स्थापना है वो प्रजामंडल की स्थापना राजस्थान से क्या हुई है, बाहर हुई है। तो कौन से वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें 4 नंबर ऑप्शन है सही हो जाएगा। उसके बाद हमसे पूछा गया है क्वेश्चन कि सूरज देवी, सावित्री देवी, रमा देवी, कृष्णा कुमारी, दयावती नामक महिलाओं उनका संबंध किस प्रजामंडल से। तो सूरज देवी, सावित्री देवी, रमा देवी, कृष्णा कुमारी और दयावती नामक महिलाएं हैं, उनका संबंध हमसे पूछा गया है कि किस प्रजामंडल से संबंधित है। तो किस प्रजामंडल से, मारवाड़ प्रजामंडल से। और मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, ये हमें क्वेश्चन है वो इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताएं। सुमेलित नहीं है देखना है हमें, एक तरफ प्रजामंडल है और एक तरफ प्रजामंडल के अध्यक्ष दे रखे हैं। तो देखिए भरतपुर प्रजामंडल का संबंध जो प्रथम अध्यक्ष है वो गोपीलाल यादव थे क्या। भरतपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, गोपीलाल यादव। ये बात सही है क्या, ये बात है सही है। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बलवंत सिंह मेहता। ये भी बात सही है, ये 1 नंबर वाला भी सही है। बूंदी प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, कांतिलाल चौथानी। ये भी बात सही है। लेकिन धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष है वो वर्दी शंकर त्रिवेदी नहीं थे। इसका हमें कमेंट करके उत्तर बताना है, धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। 34 नंबर पूछा है कि कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में राजस्थान के प्रतिनिधि के तौर पर भाग नहीं लिया। कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में राजस्थान के प्रतिनिधि के तौर पर भाग किसने नहीं लिया, हमें ये उत्तर बताना है। तो देखिए गोपीनाथ माथुर, किशनलाल, हरिविलास शारदा और जयनारायण व्यास, ये 4 ऑप्शन हमें दिए गए। इनमें से वो व्यक्ति बताना है जिन्होंने राजस्थान का प्रतिनिधित्व नहीं किया कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन 1888 के अंदर। तो किसने नहीं किया, जयनारायण व्यास ने नहीं किया। 35 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि राजपूताना मध्य भारत सभा के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। राजपूताना मध्य भारत सभा के बारे में हमें असत्य कथन है वो बताना है। तो इनकी स्थापना चांदनी चौक दिल्ली में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में हुई, ये तो बात है सत्य है, हुई थी। उसके बाद में इसका तीसरा अधिवेशन जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ, ये भी बात सही है। और इसके नागपुर अधिवेशन के दौरान राजस्थान के कृषकों की स्थिति पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, ये भी बात सही है। लेकिन राजपूताना मध्य भारत सभा का जो दूसरा अधिवेशन है वो दिसंबर 1920 को अजमेर में आयोजित नहीं हुआ और इसमें लिख रखा कि हुआ, तो ये वाला ऑप्शन है वो उत्तर सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन आता है अपना। 36 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से किस रियासत अथवा ठिकाने के का विलय एकीकरण के द्वितीय चरण में हुआ। तो हमें वो ठिकाना या रियासत बताना है जिनका विलय है वो द्वितीय चरण के दौरान हुआ था, ये हमें बताना है। तो निमराना का, सिरोही का, उदयपुर का या कुशलगढ़ का। तो कौन से वाला ठिकाना है जिनका एकीकरण दूसरे चरण में हुआ, कुशलगढ़ का। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना। एक तरफ दे रखा है संघ, दूसरी तरफ दे रखा है प्रधानमंत्री। तो संघ का प्रधानमंत्री कौन था, ये दे रखा है और हमें देखना है कि कौन से वाला सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए पूर्व राजस्थान संघ का जो प्रधानमंत्री कौन थे, गोकुलाल आसवा, ये बात सही है। पूर्व राजस्थान संघ के जो प्रधानमंत्री बने वो गोकुलाल आसवा बने। संयुक्त वृद्ध राजस्थान के जो प्रधानमंत्री वो बने वो हीरालाल शास्त्री बने, ये भी बात सही है। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन बने, शोभाराम कुमावत बने, ये भी बात सही है। लेकिन वृद्ध राजस्थान के प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा नहीं थे और कोई था, और कौन थे वृद्ध राजस्थान के प्रधानमंत्री, कमेंट करके बताना है। 38 नंबर क्वेश्चन है, देखिए असत्य कथन देखना है हमें कौन सा है। तो राजपूताना में जोधपुर रियासत सबसे बड़ी रियासत थी, ये बात तो बिल्कुल राइट है, सभी को पता है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी बात सही है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान के प्रथम महाराजा प्रमुख भोपाल सिंह थे, ये भी बात सही है, बिल्कुल राजस्थान के प्रथम महाराजा प्रमुख भोपाल सिंह थे। लेकिन ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है कि संयुक्त राजस्थान संघ का उद्घाटन सरदार पटेल के द्वारा किया गया। तो ये वाला ऑप्शन अपना सही होगा जाएगा, यह सत्य कथन पूछा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किन पुरातात्विकताओं ने गणेश्वर सभ्यता स्थल का उत्खनन कार्य किया। तो गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसने किया था, ये हमें बताना है। तो किसने किया था, रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार के द्वारा किया गया, और कब किया गया ये कमेंट में जरूर बताएं। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पुरातात्विक अवशेष गणेश्वर सभ्यता स्थल से प्राप्त नहीं हुआ। तो गणेश्वर सभ्यता से कौन सा स्थल है वो प्राप्त नहीं हुआ, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है और 4 ऑप्शन दिए गए। तो कौन सा प्राप्त नहीं हुआ, काले व नीले रंग से अलंकृत मृद पात्र मिले हैं, सही बात है। दोहरी पेचदार सिरा युक्त तरम्मर पिन भी मिली है। भवन निर्माण में प्रयुक्त ईंटें भी मिली है। और मिट्टी के छल्लेदार बर्तन, तो मिट्टी के जो छल्लेदार बर्तन है
वो प्राप्त हुए, लेकिन भवन निर्माण में प्रयुक्त ईंटें हैं वो इस यहाँ से प्राप्त है नहीं हुई, गणेश्वर सभ्यता से। तो 3 नंबर वाला ऑप्शन है वो अपना सही हो जाएगा। गणेश्वर सभ्यता के संदर्भ में असत्य कथन पूछा हमें 41 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ से ताम्र युगीन संस्कृतियों में सबसे बड़ा प्राचीन सभ्यता यह है, सही बात है। यहाँ से लघु पाषाण उपकरण भी प्राप्त हुए, ये भी बात सही है। यहाँ के निवासी संभवतः मांसाहारी थे, ये भी बात सही है। किसके बारे में? यहाँ के निवासी संभवतः मांसाहारी थे, गणेश्वर सभ्यता से संबंधित, सही बात है। लेकिन गणेश्वर सभ्यता के निवासियों को तांबे तथा अन्य धातु को मिश्रित करने का ज्ञान था, ये बात है बिल्कुल गलत है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस रचना का संबंध यादवेंद्र शर्मा से नहीं है? तो यादवेंद्र शर्मा की रचना कौन सी नहीं है, ये हमें बताना है। तो चकवे की बात सही बात है, यादवेंद्र शर्मा की रचना है। विडंबना भी यादवेंद्र शर्मा की है। हूँ गोरी किरण प्यूरी, ये भी यादवेंद्र शर्मा से संबंधित है। लेकिन बोल बारमली ये यादवेंद्र शर्मा से संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित है, कमेंट करके जरूर बताएं। 43 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि बूंदी नरेश बुद्ध सिंह ने नेह तरंग नामक रीति ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? तो बूंदी नरेश बुद्ध सिंह ने नेह तरंग नामक रीति ग्रंथ की रचना की थी, और ये इस किस भाषा में इसकी रचना की, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो नेह तरंग नामक जो रीति ग्रंथ था उसकी रचना ब्रज भाषा में की गई थी। किसके द्वारा? बूंदी नरेश बुद्ध सिंह के द्वारा। 44 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, एक तरफ रचना दे रखी है, एक तरफ रचनाकार दे रखे हैं। तो सेनानी, उससे पूछा गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ये क्वेश्चन में हमें पूछा गया है। तो सेनानी का जो रचना है उनके रचनाकार मेघराज मुकुल, सही बात है, ये बात तो सही है, बिल्कुल सही है। सेनानी के रचनाकार मेघराज मुकुल है। लेकिन मारवाड़ राज्य का इतिहास जहूर खां मेहर के द्वारा नहीं लिखा गया। किसके द्वारा नहीं लिखा गया? जहूर खां के द्वारा। दुर्गादास चरित्र केसरी सिंह बारठ का, सही बात है। गजगुण रूपक केशवदास गार्डन के द्वारा, सही बात है। तो मारवाड़ राज्य का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। 45 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस रचना में गिरी सुमेल व तथा धर्मत के युद्ध का उल्लेख मिलता है? तो गिरी सुमेल व धर्मत के युद्ध का उल्लेख कौन से वाली रचना में मिलता है, यह हमें बताना है। तो कौन सी वाली रचना में मिलता है? सूरज प्रकाश में मिलता है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस रचना की तुलना अबुल फजल कृत आईने अकबरी से की जाती है? तो कौन से वाली रचना है जिनकी तुलना अबुल फजल कृत आईने अकबरी से की जाती है? तो आईने अकबरी जो एक रचना है अबुल फजल के द्वारा लिखी गई, उससे तुलना कौन सी वाली जो रचना इसकी की जाती है? तो कौन से वाली की जाती है? मारवाड़ परगनारी विगत की जाती है। 47 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, राजपुताना के किस शासक ने सर्वप्रथम भारत के पक्ष में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? तो राजपुताना का ऐसा कौन सा शासक था जिसने भारत में विलय के लिए सबसे पहले हस्ताक्षर किए? तो किसने किए थे? शार्दुल सिंह ने किए थे। 48 नंबर क्वेश्चन है, बजट घोषणा 2022-23 में अनुपालन में नेहरू युवा ट्रांजिट एंड फैसिलिटेशन सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो बजट घोषणा 2022-23 में जो नेहरू युवा ट्रांजिट एंड फैसिलिटेशन सेंटर बनाया जा रहा है वो कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो कहाँ पर बनाया जा रहा है? नई दिल्ली के अंदर बनाया जा रहा है। 49 नंबर क्वेश्चन है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ कहाँ से किया जा रहा है? तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ कहाँ से किया जा रहा है? पालगांव जोधपुर से। 50 नंबर क्वेश्चन आता है, अगस्त 2022 में आयोजित राजस्थान डिजी फेस्ट के दौरान देश में बने पहले कृषि ड्रोन का प्रदर्शन किया गया, यह ड्रोन का नाम क्या है? तो अगस्त 2022 में जो राजस्थान डिजी फेस्ट के दौरान देश में बने पहले कृषि ड्रोन का नाम क्या है, ये हमें बताना है। तो क्या नाम है? विस्रोन ड्रोन। क्या नाम दिया है? विस्रोन ड्रोन। 51 नंबर क्वेश्चन आता है, राजकीय विद्यालय में बिजली पहुंचाने के उद्देश्य से उजास अभियान चलाया जा रहा है, यह अभियान राज्य के किस जिले में चलाया जा रहा है? तो राजकीय विद्यालय में बिजली पहुंचाने के उद्देश्य से जो उजास अभियान चलाया जा रहा है, यह अभियान राज्य के किस जिले में चलाया जा रहा है? तो कौन से वाले जिले में चलाया जा रहा है? अलवर जिले के अंदर चलाया जा रहा है। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में मनरेगा के तहत सर्वाधिक परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाने के में देश में क्रमशः द्वितीय व तृतीय स्थान पर राजस्थान जिले हैं। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो एक रिपोर्ट जारी की जाती है वित्त वर्ष 2021-22 में मनरेगा के तहत, वहाँ सर्वाधिक परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य जो हुआ है वो दूसरे और तीसरे स्थान पर जो राजस्थान के जिले मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने, वो कौन से जिले हैं, ये हमें बताना है क्वेश्चन का उत्तर। तो कौन से जिले हैं? बाड़मेर और नागौर। मुख्यमंत्री चिरंजीवी रक्षा योजना का शुभारंभ कहाँ से? तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना निश्चित रूप से पढ़ लेना, यहाँ से एक क्वेश्चन है वो आएगा। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का शुभारंभ है कब किया गया? 6 सितंबर 2022 को किया गया।
54 नंबर क्वेश्चन आता है, जनवरी 2023 में रोहट पाली में राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? तो जनवरी 2023 में रोहट पाली में स्काउट गाइड जम्बूरी के कौन से संस्करण का आयोजन प्रस्तावित है, ये पूछा है भी। कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा स्काउट गाइड का? राष्ट्रीय स्काउट गाइड का कौन सा संस्करण है वो आयोजित किया जाएगा? तो कौन सा 18वां संस्करण आयोजित करवाया जाएगा। राजस्थान में मान्यता प्राप्त निजी विश्वविद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश आरटीई के लिए आयु सीमा क्या है? तो राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी जो प्राइवेट विद्यालय उसमें निःशुल्क प्रवेश आरटीई के तहत जो निःशुल्क प्रवेश दिए जाते हैं उनके तहत आयु सीमा क्या है वो हमें बताना है। तो आयु सीमा क्या है? न्यूनतम 5 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 7 वर्ष। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि किसी निजी विद्यालय में कुल 9 प्रवेश किए जाने हैं तो उनमें से रोस्टर के अनुसार आरटीई निःशुल्क प्रवेश होंगे। तो कोई भी प्राइवेट विद्यालय उसमें केवल कितने किए जाने हैं प्रवेश? 9 प्रवेश ही किए जाने हैं। तो उसमें से रोस्टर के तहत जो आरटीई के तहत जो प्रवेश दिए जाएंगे निःशुल्क वो कितने दिए जाएंगे वो बताना है हमें। तो कितने दिए जाएंगे? 3 दिए जाएंगे। 57 नंबर क्वेश्चन आता है कि निजी विद्यालयों के आरटीई निःशुल्क प्रवेश के भौतिक सत्यापन के लिए गठित दल में सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो निजी विद्यालयों के आरटीई निःशुल्क प्रवेश के भौतिक सत्यापन के लिए गठित दल में सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। 58 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, किसी विद्यालय में एंट्री कक्षा में कुल 80 सीट्स है। तो कोई भी विद्यालय उसकी एंट्री जो कक्षा है उसमें 80 सीट है। उस गांव का नाम है ए, उस विद्यालय में स्थित तथा ग्राम पंचायत के अन्य गांव का नाम बी है। यदि गांव ए से 15 आवेदन प्राप्त हुए तथा गांव बी से 25 आवेदन प्राप्त हुए तो आरटीई के प्रवेश की वरीयता सूची के प्रथम लिस्ट में रेंडर किया जाएगा। तो ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमें बताना है कि केवल गाँव ए के 15 बालकों को क्या किया जाएगा? रेंडर किया जाएगा प्रथम सूची के दौरान। पूरा क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो। देखो टाइम काफ़ी लग जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश को लेकर वरीयता सूची तैयार कर रोस्टर के आधार पर चयन सूची कौन जारी करता है? तो जो निजी विद्यालय प्राइवेट उसमें निःशुल्क प्रवेश को लेकर वरीयता सूची का तैयार करके रोस्टर के आधार पर चयन सूची जारी कौन करता है ये हमें बताना है। तो कौन जारी करता है? राज्य स्तर पर एनआईसी। 60 नंबर पूछा है, निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश के लिए एक अभिभावक द्वारा अपने बालक का अधिकतम कितने विद्यालयों में आवेदन किया जा सकता है? एक निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश के लिए एक अभिभावक द्वारा अपने बालक का अधिकतम कितने विद्यालय में आवेदन किया जा सकता है? तो कितने विद्यालयों में? 5 में। निम्न में से कौन सी एक आगम युक्ति नहीं है? तो कौन सी एक आगम युक्ति नहीं है ये हमें पूछा है। तो कौन सी नहीं है? प्लॉटर है वो एक आगम युक्ति नहीं है। तो डिजिटाइजर, स्टाइलिश और जॉयस्टिक क्या है? इनपुट डिवाइस है। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो 62 नंबर क्वेश्चन हमें पूछा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण हमें पूछा है। तो कौन से वाला? फोर्टोन, पेजमेकर, इंटरप्रेटर और एंटीवायरस प्रोग्राम। और हमें प्रश्न में क्या पूछा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है ये हमें पूछा है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? ये पेज मेकर हो जाएगा भाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बिट, बाइट, निबल और मेगाबाइट। तो कौन सी हो जाएगी? बिट। 64 नंबर क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? तो हमें प्रश्न में पूछा है कि इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण कौन सा नहीं है? लेजर प्रिंटर नहीं है भाई। प्रिंटर को निश्चित रूप से पढ़ लें, एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा। और 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि वायरस का विस्तृत रूप क्या है? तो वायरस का विस्तृत रूप क्या होना चाहिए ये हमें प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका क्या होता है? विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेज, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान में निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम 28 के तहत गठित राज्य सलाहकार परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो जो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली है 2011 की उसमें नियम 28 के तहत गठित राज्य सलाहकार परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो अध्यक्ष सहित कितने होनी चाहिए? 15 होनी चाहिए। 67 नंबर पूछा है कि राज्य सलाहकार परिषद के पदेन सदस्य कौन होते हैं? राज्य सलाहकार परिषद के पदेन सदस्य कितने होते हैं? तो इसमें से देखिए कौन कौन से होते हैं। एक प्रारंभिक शिक्षा के प्रभारी सचिव होता है, निदेशक RSCERT उदयपुर का और निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, उपरोक्त सभी। तो देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आपको पूरा पेपर चाहिए तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको PDF है वो मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं
थोड़े दिन में आपको 1-2 दिन बाद में एक ऐसा सेटअप लगा रहा हूँ जिसके तहत पूरा लंबा वीडियो है वो मैं आपको उपलब्ध करवाने वाला हूँ। पूरा पेपर का सोल्यूशन है वो मैं धीरे धीरे आपको चालू कर दूंगा। टोटल पूरा पेपर करवाया जाएगा आपको। इतने आप जितने भी आपके दोस्त बंधु भाई बंधु हैं उन सभी को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसके बाद में हम हर एक कोचिंग के वीडियो है वो लेके आने वाले हैं, जितने भी पेपर लगते हैं उन सभी के। तो रीट तक हम ऐसे क्वेश्चनों का भंडार कर लेंगे जो हमारे एग्जाम में सीधे पर्सन छपेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।